सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2022 ऑनवर्ड्स जो भी अकाउंट्स में अमेंडमेंट आए हैं, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स दोनों में। जनरली हमें अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो लॉ टैक्सेशन वगैरह में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ अमेंडमेंट्स हमें अकाउंट्स में देखने को मिला जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अमेंडमेंट जो है वो शेड्यूल 3 से रिलेटेड फॉर्मेट में कुछ चेंजेस इन्होंने किया है और कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स इन्होंने मांगे। एंड एप्लीकेबिलिटी या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का देखते हैं कि किन का एप्लीकेबल है, उनका क्लासिफिकेशन की लेवल 1 कौन होता है, लेवल 2 कौन होता है, इसके क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किया है। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। क्या चेंजेस है मैं आपको ब्रीफली पहले लिखा दूंगा और बुक का रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा कि बुक में वो कहाँ पे, लास्ट को अपने बुक में भी गो थ्रू कर लेंगे कि बुक में कहाँ है। और मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया आप लोगों से, जिनके पास सितंबर 2021 या अक्टूबर 2021 की एडिशन है तो उन्हें अपना स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास उससे पुराना एडिशन है तो उन्हें वो पीडीएफ रेफर करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं शेड्यूल 3 से स्टार्ट करूं तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट हमें देखने को मिला है वो है जो ट्रेड पेबल्स है। पहले ट्रेड पेबल्स के अंदर कोई हमें बाइफरकेशन दिखाना नहीं पड़ता था। नॉर्मली हम लोग ट्रेड पेबल्स के अंदर बिल्स पेबल और सन्डे क्रेडिटर का अमाउंट लिख देते थे। अब इन्होंने ट्रेड पेबल्स में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर हमसे मांगा है। और इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं मांगा, बल्कि ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट इन्होंने मांगा है। तो ट्रेड पेबल के अंदर आपको दो चीज दिखाना होगा। अंडर ट्रेड पेबल्स आपको ये दिखाना है कि आपका ट्रेड पेबल्स में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आपसे कितने पैसा पाते हैं एज अ क्रेडिटर। सेकेंड थिंग, क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो पहला अमेंडमेंट ये है कि हमें ट्रेड पेबल्स का बाइफरकेशन इस तरीके से इन्हें दिखाना है, लेकिन ये दिखाना है ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। ये नोट्स टू अकाउंट्स के लिए नहीं है, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे आपको मैं दिखाऊंगा जब शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दिखाऊंगा। उसके अंदर ही आपको ए और बी करके दिखाना है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस आपसे कितना पैसा पाते हैं एंड क्रेडिटर्स हु आर अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल वो कितना पाते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईसीएआई आप पे टेस्ट करेगा कि इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी जो अदर अमेंडमेंट्स है मुझे लगता नहीं है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली अमेंडमेंट है तो चांसेस हो जाती है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। हम उसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसे डिस्कस करते हैं। दूसरा चीज जो है, पहले हम नॉन करेंट एसेट्स के अंदर एक हेडिंग लिखा करते थे। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि फिक्स एसेट का नाम चेंज होके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हुआ था। उसके अंदर हम लिखते थे टैंजिबल एसेट्स, फिर इंटैंजिबल एसेट्स, इसके बाद कैपिटल डब्ल्यूआईपी एंड इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको पता ही है एक टाइप का टैंजिबल एसेट है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तीनों ही टैंजिबल एसेट। अब इसके अंदर फिर ये लोग लिखते थे कि टैंजिबल इंटैंजिबल, तो एक क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम था जो कि इन्होंने ठीक कर दिया शेड्यूल 3 में। अब पीपी या टैंजिबल एसेट बोल के कोई अलग से हेडिंग या सब हेडिंग नहीं मिलेगा। हालांकि कई सारे टीचर्स के अगर आप नोट्स वगैरह रेफर करोगे तो उन्होंने खुद से एक हेडिंग बना दिया है, पीपीई एंड इनटैंजिबल एसेट्स, और उसके अंदर ये सारा बाइफरकेशन वो लोग दे रहे हैं या माइनर हेड्स वो लोग बना रहे हैं। हालांकि इस टाइप का कोई हेडिंग आईसीआई में या फिर शेड्यूल 3 में नहीं है। तो चाहे तो आप अपना मर्जी से कोई लिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपीई एंड इनटैंजिबल एसेट, लेकिन शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ऐसा कोई मेजर हेडिंग नहीं। नॉन करेंट एसेट के अंदर सीधा इन्होंने नंबर 1 लिखा है। नंबर 1 में नंबर ए में इन्होंने लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नंबर बी में इंटैंजिबल एसेट, नंबर सी ये और नंबर डी। तो इन्होंने टैंजिबल एसेट बोल के जो आइटम था उसे हटा दिया है, उसे कर दिया है पीपीई, जो कि पहले पीपीई हेडिंग हुआ करता था। और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम था इसका। ठीक है ना, तो ये मेजर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। तो फॉर्मेट में आपको ये चेंज मिलेगा, आपको जो भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें यही फॉर्मेट फॉलो करना है। थर्ड चेंज जो है, थर्ड चेंज की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो थर्ड चेंज में क्या आता है कि जो करंट मेच्योरिटीज ऑफ डेट थे, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, हम क्या बात क्या करते थे, क्योंकि शेड्यूल 3 में ऐसा था कि लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर आपने लिया है तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग की हेडिंग में जाएगा।
लेकिन अगर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग है जो आपको 1 साल के अंदर रिपे करना है, तो हम उसे क्या बोलते थे कि हम किसी भी चीज को शॉर्ट टर्म बोरिंग तभी बोलेंगे अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया जाए। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म था, लेकिन इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल के अंदर है, इसलिए ये करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। तो इसे हम शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं मानते थे, तो क्योंकि शेड्यूल 3 ऐसा था, शेड्यूल 3 में जो था हमें वही करना था, तो शेड्यूल 3 इसे अदर करंट लायबिलिटीज मान। लेकिन अब इन्होंने ये करेक्शन कर दिया। अब वो बोलते हैं कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग था और उसका करंट मेच्योरिटी है, इसका मतलब वो 1 साल के अंदर मेच्योर होने वाला है, तो आप इसे अब शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर दिखा सकते हैं। ये भी एक मेजर चेंज है। अब उसे हम अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर नहीं दिखाने वाले एनीमोर। ठीक है ना, तो ये चेंजेस आपको अब देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं नंबर 4 पे जाऊं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। जो हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ करती थी, आपको याद होगा कि इसे हम पहले दिखाते थे लोन्स एंड एडवांसेस की हेडिंग। लेकिन आपको ये पता है कि लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है या उससे कुछ अर्निंग होती है, या हमें हमने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया। लेकिन बताओ सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडवांस तो हुआ नहीं करता था, लेकिन शेड्यूल 3 में इसको लोन से एडवांसेस में दिखाया करता था, जिसको इन्होंने अब वापस से करेक्ट कर दिया है। अब ये दिखाया जाएगा अदर नॉन करंट एसेट के हेडिंग में। तो ये 4 जो मेजर चेंजेस है जो फॉर्मेट के अंदर है, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिखेगा, और आपको कोई भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन मिलेगा कंपनी का, तो आपको ये चेंजेस वगैरह को बहुत ज्यादा ध्यान से देखें। इसके अलावा क्या चेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं। शेड्यूल 3 में काफी जगह आपको दिखेगा कि एजिंग शेड्यूल ऐड है। अब आप बोलोगे कि एजिंग शेड्यूल क्या है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे एजिंग शेड्यूल ऐड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्रेडिटर्स, जो ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे, तो क्रेडिटर्स के इन्होंने एजिंग शेड्यूल दे दिए। एजिंग शेड्यूल में इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले ये लोग कॉलम बना रहे हैं पर्टिकुलर्स, इसके बाद आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब बोलेंगे ये क्या है भैया, इसमें ऐसा है, अब यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि हम ये बताएं कि हमारे क्रेडिटर्स में एमएसएमई कितने हैं और अदर्स के। फिर उन्होंने मांगा है डिस्प्यूटेड वाले एमएसएमई कितने हैं, डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ अदर्स। अब चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, हालांकि इसे आपके प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको मैं शेड्यूल 3 में भी दिखा दूंगा। इसमें इन्होंने अब ये एजिंग शेड्यूल कैसे हुआ, शेड्यूल 3 बोलता है आपको ये बताने पड़ेंगे कि लेस देन 1 ईयर वाले क्रेडिटर कितने हैं, 1 to 2 years वाले क्रेडिटर कितने हैं। और ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि मैं काफी बार ये लिखाने वाला हूँ, काफी जगह ये ऐड हुआ है। ठीक है ना, तो लेस देन 1 ईयर वाले कितने हैं, 1 to 2 years वाले कितने हैं, 2 to 3 years वाले कितने हैं, एंड मोर देन 3 years वाले कितने हैं, एंड फाइनली टोटल। तो इस तरीके से अब शेड्यूल 3 आपसे शेड्यूल एजिंग शेड्यूल मांगता है कि आपके जो क्रेडिटर है उसमें एमएसएमई कितने हैं, अदर्स कितने हैं, डिस्प्यूटेड वाले एमएसएमई कितने हैं और डिस्प्यूटेड वाले अदर्स कितने हैं। और ये बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाता है कि ये कौन से वाले हो गए फिर अनडिस्प्यूटेड वाले। हालांकि शेड्यूल 3 में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर ये डिस्प्यूटेड है तो ये वाले अनडिस्प्यूटेड। तो अनडिस्प्यूटेड एमएसएमई, अनडिस्प्यूटेड अदर्स, डिस्प्यूटेड एमएसएमई, डिस्प्यूटेड अदर्स। तो और एजिंग वाइज लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years। इस तरीके से आपको ये एजिंग शेड्यूल देना है। 6th चेंज पे अगर हम जाते हैं, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम पहले टैंजिबल एसेट भी बोल सकते हैं, मैं टैंजिबल एसेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि एएस 10 का नाम भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो मैं उसे टैंजिबल एसेट भी बोल सकता हूँ, या फिर अभी के लिए पीपीई नाम रख देते हैं सर, क्योंकि फिक्स एसेट नाम भी अब इसका है नहीं, टैंजिबल एसेट वर्ड भी अब कहीं रहा नहीं, तो हम इसे पीपीई ही बोलेंगे। तो आपको पता है कि टैंजिबल वाले एसेट्स हैं एंड इनटैंजिबल एसेट्स। तो पीपीई और इंटैंजिबल एसेट के फॉर्मेट में या फिर अब ये लोग क्या चाहते हैं, देखो नॉर्मली पहले हम लोग क्या डिटेल्स देते थे, नॉर्मली हम लोग स्टेटमेंट वाइज लिख देते थे कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, इसका नया आपने कितना खरीदा, लेस डिस्पोजल आपका कितना हुआ है, एंड जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचता था वो हम इसे दिखा देते थे। राइट, ओपनिंग कितना और कितना खरीदा, लेस कितना बेच दिया, और जो क्लोजिंग बैलेंस आता था वो। अब इनको इसमें डिटेल्ड शेड्यूल चाहिए। क्या क्या इन्होंने मांगा, अगर मैं थोड़ा एक फॉर्मेट चेंज करके आपको दिखाता हूँ। पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट, अब ये दोनों पीपीई के लिए भी है और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी। बुक में दो अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं आपको सेम बना के दे रहा हूँ। ठीक है ना, बुक में एसेट फॉर्मेट नहीं, उन्होंने थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन कैसे बना सकते हैं अपने वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर्टिकुलर्स, इसके बाद पीपीई के डिटेल्स क्या क्या मांगे इन्होंने, पीपीई या फिर इंटेंजिबल एसेट्स के।
सेपरेटली बनेगा ये ऑब्वियसली। सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्लस इसमें एडिशन कितना है, फिर सेल कितना है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अब आप लोग बोलोगे भैया ये तो हम पहले भी करते थे, इसमें आपने नया क्या किया, बताऊंगा मैं। इसके बाद अगर कोई फर्म एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला तरीका फॉलो करता है तो उन्हें ये भी दिखाना है कि हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशन कितना था। एडिशन कब होता है, इस साल का डेप्रिसिएशन। रिवर्सल मतलब अगर कोई एसेट बिक जाता है, सेल हो जाता है, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम हटा देते थे, एंड जो बचा वो क्लोजिंग बैलेंस। एंड फाइनल लास्ट कॉलम बचता था नेट ब्लॉक। तो जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा एसेट का है और हम नेट उसका एक्यूमुलेटेड से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट ब्लॉक। करेक्ट। तो बोलोगे भैया इसमें चेंज क्या है, चेंज मैं बता रहा हूँ। ये अभी तक पहले जो हम करते थे ये वही, बस इसमें हम स्टेटमेंट वाइज करते थे, अब ये मैंने दूसरे टाइप से दिखा दिया, दो कॉलमनर फॉर्म में दिखा दिया। चेंज ये है कि अब आपको ये भी दिखाना है कि अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अमलगमेशन के थ्रू अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया, चाहे वो पीपीई हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट हो, अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू या फिर अमलगमेशन के थ्रू अगर मैं बोलूं, अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है तो उसका एडिशन भी आपको अब यहाँ पे दिखाना कंपलसरी हो गया। दूसरा चीज, अगर आपने कोई टेंजिबल या फिर पीपीई या फिर इंटेंजिबल एसेट को रीवैल्यू किया है तो भी आपको यहाँ पे उसको दिखाना है। लेकिन रिवैल्यूएशन वाले में इन्होंने एक क्राइटेरिया डाला है कि रिवैल्यूएशन आपको तभी दिखाना है इफ इट इज मोर देन 10% ऑफ द कैरिंग अमाउंट। अगर ये कैरिंग अमाउंट से 10% से ज्यादा रिवैल्यू आपने किया है तो ही आपको ये दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना। और क्या चीज कंपलसरी हो गया दिखाना, दैट इज अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट इज अमलगमेशन के थ्रू, मतलब किसी भी टाइप का बिजनेस कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है ना। तो किस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी हमने देखा है, तो नॉर्मली लोग इसे अमलगमेशन बोल देते हैं, हमने पढ़ाई की बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर आपने कोई भी एसेट एक्वायर किया है तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। तो ये एक नई चीज यहाँ पे ऐड हो गई है, ये नंबर 6 पॉइंट में मैंने कवर किया। अब मैं आ जाता हूँ नंबर 7 में। नंबर 7 में इन्होंने कैपिटल डब्ल्यू आई पी और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इसमें भी इन्होंने एजिंग शेड्यूल मांग लिया। अब इसमें इन्होंने एजिंग शेड्यूल मांग लिया। कैपिटल डब्ल्यूआईपी क्या होता है, कोई पीपीई अगर प्रोसेस में है बनने के तो उसे कैपिटल डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। और कोई इंटेंजिबल एसेट अभी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बन रहा है वो, ठीक है ना, या फिर क्या बोलते हैं अपने डेवलपमेंट फेज में बोल सकते हैं उसे, या रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलप, क्योंकि उस पर कुछ खर्चा हो चुका होता है लेकिन वो अभी तक इंटेंजिबल एसेट बना नहीं है, तब तक उसे हम क्या करते हैं, अंडर डेवलपमेंट की हेडिंग में डालते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है कि इस पे हमें एजिंग शेड्यूल देना है। अब कैसे एजिंग शेड्यूल बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सीडब्ल्यूआईपी हो या फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, उसकी डिटेल हमें देनी है जैसे हम पीपीई के दे रहे थे। इसके बाद आपको ये दिखाना है अमाउंट इन सीडब्ल्यूआईपी। मैं आपको एक सीडब्ल्यूआईपी लेके कर रहा हूँ, आप इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बाय डिफॉल्ट समझ लो। द अमाउंट इन सीडब्ल्यूआईपी फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड, एजिंग शेड्यूल सेम रहेगा। मैंने आपको बोला था कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या था याद करो, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years and more than 3 years and finally 2 years। तो सब जगह यही इन्होंने बोला है, एक जगह चेंज है वो मैं आपको अलग से स्पेसिफिकली बता दूंगा। तो लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3। लेकिन यहाँ पे क्या डिटेल्स इन्होंने मांगा है, इन्होंने बोला है कि हमें बताना होगा कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो प्रोग्रेस में, जो अभी आप उस पर काम कर रहे हो, 3 साल से अभी तक काम कर रहे हो, 2 साल से ऊपर हो गया, 3 साल से कम है अभी भी काम चल रहा है, 1 साल से कम हुआ है जिस पे काम चल रहा है। तो प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस जो भी आपका है, चाहे वो सीडब्ल्यूआईपी हो या इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट हो, उसका एजिंग शेड्यूल आपको देना है। दूसरा, अब आपको ये भी बताना होगा कि आपको आपके कितने प्रोजेक्ट्स है जो कि सस्पेंड हो रखे हैं टेम्पररी। अगर आपने कोई 3 साल से ज्यादा कोई प्रोजेक्ट अगर कर रखा है सस्पेंड, तो वो भी आपके स्टेक होल्डर्स को पता चलना चाहिए। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड फाइनली 2। अब ये आपसे डिटेल में पूछना चाह रहे कि भाई आपको इतना क्यों टाइम लग रहा है भाई, प्रोजेक्ट सस्पेंडेड है उसको अलग से बताओ, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस जो है वो अलग से बताओ। और ये क्यों लग रहा है, इसके लिए इन्होंने एक एडिशन रिक्वायरमेंट और मांग ली है। वो क्या है, सीडब्ल्यूआईपी में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट और भी है। वो क्या है, अगर अगर आपका सीडब्ल्यूआईपी या फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट जो है, whose
कंप्लीशन इज ओवरड्यू। ओवरड्यू का क्या मतलब है? इट हैज एक्सीडेड इट्स एक्सपेक्टेड टाइम। अगर सोचो, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर डीएलएफ जो कि रियल एस्टेट काम में है उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है ये वाला काम। तो जो रियल एस्टेट वगैरह में है या फिर कोई जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में है, तो अगर उन्होंने सोचा था कि ये 3 साल में बनेगी और वो 3 साल अगर पार हो चुका, मतलब उन्होंने अपने एक्सपेक्टेड टाइम को क्रॉस कर लिया, तो उनको एडिशनल रिक्वायरमेंट भी, एडिशनल डिस्क्लोजर भी देना होगा। उन्हें ये तो देना ही होगा ऊपर जो था एजिंग शेड्यूल, और उन्हें कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी देना है। या फिर और चाहे आपका टाइम पार हो चुका हो, ओवरड्यू हो चुका हो, या फिर हैज एक्सीडेड इट्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मतलब आपको लगा था कि 100 करोड़ में काम हो जाएगा, लेकिन 100 करोड़ से अभी भी ज्यादा लग चुका है, लेकिन अभी तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे अगर प्रोजेक्ट आपके पास है, या तो उनका एक्सपेक्टेड टाइम ओवरड्यू हो चुका हो, पार हो चुका हो, या फिर आपने जो कॉस्ट एक्सपेक्ट की थी अगर वो एक्सीड हो चुका हो, तो आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने होंगे। तो वो क्या डिस्क्लोजर्स है? CWIP या फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट टू बी कंप्लीटेड इन। और सीधा सीधी आपसे शेड्यूल 3 ये पूछना चाह रहे हैं कि बता दो और कितना टाइम लगेगा। अब ये बता दो कि भैया और कितना टाइम लगेगा इनमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी ओवरड्यू हो चुका है, एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा ले लिया, एक्सपेक्टेड कॉस्ट से ज्यादा खर्चा कर दिया, अब और कितना टाइम लगेगा? वापस से भाई, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years। जैसे इनके पास जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट वाइज उनको डिटेल बताना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट 1 है उसमें इतना टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट 2 है इतना टाइम लगेगा। तो आपको ये बताना होगा कि आपका जो जो प्रोजेक्ट है उसमें कितने कितने और टाइम लगने वाले हैं, जो या तो अपना एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम को एक्सीड कर दिया हो, या फिर उसने अपना एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को एक्सीड कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 8 पे आ जाता हूँ। नंबर 8, एक छोटा सा और पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेयर रीवैल्यूएशन इज डन। अगर आपने कोई एसेट का रिवैल्यूएशन किया है बाय कंपनी, बाय द कंपनी, देन इट हैज टू डिस्क्लोज, इट हैज टू डिस्क्लोज whether the revaluation is based on valuation by registered valuer और नॉट। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो रिवैल्यूएशन किया है, तो आपने वो रजिस्टर्ड वैल्यूएशन वैल्यूअर से किया है या फिर किसी अरे गहरे से किया है। ये कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अगर उन्होंने रिवैल्यूएशन किया है तो। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवल पे आ जाए। ट्रेड रिसीवल में आपको याद होगा पहले हम क्या करते थे भाई, मोर देन 6 मंथ्स वाले ट्रेड रिसीवल कितने हैं, अदर्स कितने हैं, मतलब लेस देन 6 मंथ्स वाले कितने हैं, और हम इसे लास्ट में पीएफडीडी माइनस करके इसे इस तरीका से दिखा देते हैं। राइट? अब ये फॉर्मेट काम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है। राइट, सही गेस किया, यहाँ पे भी आ गया है एजिंग शेड्यूल। सेम उसी तरीका से बनेगा, लेकिन एक चेंज है। क्या चेंज है? पर्टिकुलर्स सेम चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे इन्होंने ये मांगा है कि आपके लेस देन 6 मंथ्स वाले डेटर्स के, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ जाता है कि लेस देन 6 मंथ्स वाले भी आप बताओ, 6 मंथ्स to 1 ईयर वाले भी बताओ, और बाकी सबसे क्या होता था, लेस देन 1 ईयर पूछते थे, बाकी सब जगह क्या बोला इन्होंने, कैपिटल डब्ल्यूआईपी हो या इंटेंजिबल एसेट वाला हो, सब जगह इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने बोला लेस या क्रेडिटर वाला हो, सॉरी, तो लेस देन 1 ईयर बता दो, 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3। यहाँ पे इन्होंने एक एडिशन कर दिया कि 6 महीने से कम वाले बताओ, 6 से 1 साल वाले बताओ, और बाकी सब सेम, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3। तो एक एडिशन यहाँ पे बढ़ गया है। आपको डेटर्स के मामलों में कुछ एक्स्ट्रा भी बताना होगा कि 6 मंथ वाले कितने, 6 मंथ से 1 साल वाले कितने। तो ये एक की जगह 2 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? बाई चांस अगर ये लोग पूछ लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब
क्या भैया यहाँ पे वैसा भी है जो क्रेडिटर में था, एमएसएमई वाले, अदर्स वाले? हाँ, लेकिन यहाँ पे एमएसएमई और अदर्स से मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या है। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड डेटर्स आपके कितने हैं, या फिर अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कितने हैं जो कि अच्छे वाले हैं, कंसीडर्ड गुड। अनडिस्प्यूटेड भी है और वो अच्छे भी। दूसरा, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल है लेकिन आपको लगता है कि वो डाउटफुल नेचर, डिस्प्यूट आपका कुछ नहीं है उनके साथ, लेकिन वो डाउटफुल नेचर के। तो अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जो कि गुड है, और अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जो कि डाउटफुल है। तो आप गेस करो आगे दो क्या आने वाला है, डिस्प्यूटेड गुड वाले और डिस्प्यूटेड डाउटफुल। डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड एंड disputed trade receivable considered doubtful। तो क्रेडिटर उसमें क्या है, क्रेडिटर में इन्होंने क्या बोला था, एमएसएमई अदर्स मतलब अनडिस्प्यूटेड वाले, फिर एमएसएमई और अदर डिस्प्यूटेड वाले। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, गुड वाले और डाउटफुल वाले, अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्होंने एडिशनल इनका क्या है, 6 महीना वाले अलग से मांगा है, 6 से 1 साल वाले इन्होंने अलग से पूछ लिया, जो कि बाकी शेड्यूल, एजिंग शेड्यूल से थोड़ा अलग हो जाए। नंबर 10, एक इन्होंने मांगा है कि शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर आपको कुछ डिस्क्लोजर आपको देने हैं। वो क्या है कि आपको जो प्रमोटर, जो पहले जो हम लोग डिस्क्लोजर देते थे ना, ऑथराइज कैपिटल, ये कैपिटल, वो कैपिटल, वो सब सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। शेयर फॉरफीचर वाले, कॉल से मेरे वाले, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। चेंज क्या हो गया कि आपको जो प्रोमोटर्स होल्डिंग, वो आपको अब अलग से डिटेल्स बतानी होंगी। क्या डिटेल्स देनी होंगी, सीरियल नंबर, प्रोमोटर के नाम, उनके पास कितने शेयर्स हैं, एक एक करके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एक प्रमोटर, 2 प्रमोटर, 3 प्रमोटर, उनके पास कितने शेयर है। और क्या होना चाहिए बताओ, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर, भाई टोटल कंपनी के जो शेयर है उसमें उनका परसेंटेज कितना है, किसी के पास 10% शेयर होगा, किसी के पास 20% होगा, इस तरीके से डिटेल देना है। एंड अल्टीमेटली परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। प्रमोटर ने अगर अपनी शेयर होल्डिंग कम की है तो लोगों को डाउट होगा ना कि भैया क्यों अपना शेयर होल्डिंग कम कर रहा है प्रमोटर, पक्का घोटाला हो सकता है कुछ, या फिर हो सकता है कि ये पब्लिक इश्यू में जाना चाह रहा है, पब्लिक से और पैसा निकालना चाह रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो ये लोगों को पता चलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने ये डिटेल बोला है कि प्रमोटर को, प्रमोटर वाइज अपने को नंबर ऑफ शेयर्स, उनके पास आज के दिन कितनी होल्डिंग है, प्लस उनका इस साल में हर ईयर देना पड़ेगा, ये इस साल में उनकी प्रमोटर होल्डिंग चेंज कितनी परसेंट हुई है। जैसे पहले इनका 12 था, अब 10 हो गया, 2% इनका चेंज हुआ है। तो आपको ये बताना है, इंक्रीज हुआ है तो सोच लो +2, डिक्रीज हुआ है तो सोच लो -2। इस तरीके से हमें उसका चेंज बताना है। क्लियर है, ये सब थे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फिर भी मैं बोलूंगा कि ज्यादा रेलिवेंट जो है वो आपका पॉइंट नंबर 4 तक ही कवर हो गया था, जो छोटे मोटे चेंजेस जो हर क्वेश्चन में अपने को देखने को मिलेंगे। एजिंग शेड्यूल में डाउटफुल हो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमने देख लिया, क्या पता थ्योरी में कुछ इनसे पूछ लिया जाए। नंबर 11, एक और चीज, अब मैं अदर चेंजेस के बारे में बात करता हूँ क्योंकि हमें सारे ही अमेंडमेंट कवर करने। डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट रेशियोज, अब इन्होंने काफी सारा रेशियोज का डिस्क्लोजर पूछ लिया है, लेकिन हो सकता है ये लोग की रेशियोज आपसे पूछ ले, और ये रेशियोज मेरे को नहीं लगता मुझे आपको कोई एक एक रेशियोज सारा फॉर्मूला बताना पड़ेगा या सिखाना पड़ेगा कि बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये रेशियो निकाल के बताओ, तो आप लोग निकाल पाओगे या नहीं, मुझे लगता है आप लोग निकालोगे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई रेशियो से नहीं आते तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते। इसमें क्या क्या रेशियोज इन्होंने मांगा है, जो मेजर मेजर रेशियोज होते हैं, जैसे कि करंट रेशियो, और क्या होता है बताओ, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये आपने एक इंपॉर्टेंट रेशियो पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अगर आपने ग्रुप 2 कर लिया हो तो, ग्रुप 2 का एफएम अगर आपने पढ़ा होगा तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपने सुना होगा वहां पे। हालांकि 11 12 या फाउंडेशन में तो हुआ नहीं करता था ये रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, आप लोग लिख सकते हो लिस्ट, ये आपको मिल भी जाएगा फॉर्मेट में। इसके बाद 3 टाइप के टर्नओवर रेशियो इन्होंने कवर किया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ये सब आपको पता है।
नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये एक नया नाम आपने सुना होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे रेशियोज है जो इन्होंने मांगे हैं। इसमें बाकी सारे रेशियोज आप फेमिलियर होंगे, करेंट रेशियो, डेट इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, रिटर्न एंड रिटर्न। आपको लिए बस नया अगर होगा तो वो नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा, और डेट सर्विस कवर रेशियो, अगर किसी ने ग्रुप 2 नहीं पढ़ा है अभी तक तो। बाकी सारे रेशियोज फेमिलियर रेशियोज है, ये आप लोग सुने हुए होंगे, तो आपको एकदम ऐसा नहीं है कि आपको एकदम रट्टा मारना है, लेकिन हाँ एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो क्या पता आपको याद रहेगा। तो आप कम से कम जितने 8-9 रेशियोज के नाम लिख पाओगे। क्या पता है लोग बोल दे कि लिस्ट डाउन द रेशियोज व्हिच आर टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेयर इन द नोट्स टू अकाउंट्स, लेकिन इन्होंने ये बोला नॉर्मली आपको। अच्छा, इसमें क्या क्या डिटेल्स इनको चाहिए? इनको चाहिए कि आप इनका कंप्यूटेशन दिखाओ, ये कैसे निकलेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको बताना पड़ेगा इसका न्यूमरेटर का अमाउंट कितना है और इसका डिनोमिनेटर का अमाउंट कितना है। तो जो भी आपका रेशियो आएगा आपको उसे डिस्क्लोज कर देना। कंप्यूटेशन दिखाना पड़ेगा कि न्यूमरेटर कितना, डिनोमिनेटर कितना, और हमारा ये रेशियो आया तो आया कैसे। एक इन्होंने बोला है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है रेशियो, लेकिन कब एक्सप्लेनेशन देना है? इफ चेंज इज मोर देन 25%। अगर आपका रेशियो पिछले साल से इस साल अगर 25% से ज्यादा चेंज होता है, सोचो कोई रेशियो पहले था 10%, अगर मैं किसी परसेंट नेट प्रॉफिट देख एग्जाम्पल के लिए, कोई कोई रेशियो में होता है 1:2, 2:1, उस तरीके से। अगर आप परसेंटेज की बात करो, सोचो ये रेशियो पहले हुआ करता था 2%, अब 2% का 25% हमें निकालना होगा, दैट इज 0.5%, सॉरी पॉइंट, राइट, 0.5%। तो अगर ये 2.5% से नीचे है, या 1.5% या 2.5% के बीच बीच में अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस डिस्क्लोज कर दो। लेकिन अगर ये 25% से ज्यादा चेंज होता है, मतलब ये 1.5% से कम हो जाता है, या 2.5% से क्रॉस हो जाता है, तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि आपका रेशियो 25% से ज्यादा वेरिएशन में क्यों है। तो आपको ये वेरिएशन अगर 25% से ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में, तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नंबर 12 और भी डिटेल्स है, मैं आपको वो सीधा पीडीएफ से डिस्कस करा दूंगा, ठीक है ना, कि क्या क्या इन्होंने मांगा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ये सब। जैसे कि लोन टू रिलेटेड पार्टी को अगर आपने लोन दिया है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिटेल डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको? टाइप ऑफ बोरोइंग, अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या फिर आउटस्टैंडिंग लोन, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांस। टोटल लोन्स एंड एडवांस में कितना परसेंटेज है इन द नेचर ऑफ लोन, ठीक है। तो आपको 4 लोगों का डिटेल देना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन आते हैं वो 4 रिलेटेड पार्टी? एक तो प्रोमोटर जो कंपनी का मेन बंदा है, डायरेक्टर जो कि बहुत ही रिलेवेंट पर्सन है कंपनी के लिए, की मैनेजरियल पर्सन, ये आपने लॉ में नाम सुना होगा KMPs, एंड अगर कोई और रिलेटेड पार्टी अगर है, जैसे इसका कोई सिस्टर कंसर्न हो, सब्सिडरी हो वगैरह हो, तो अगर कोई प्रमोटर, डायरेक्टर, KMPs या रिलेटेड पार्टीज को अगर आपने लोन दिया है तो उसका अमाउंट बताना होगा, और वो टोटल लोन का कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये काफी फेमस हो रहा है, तो इन्होंने इस पे भी डिटेल मांग लिया। क्या डिटेल मांगा है इन्होंने? इन्होंने मांगा है कि आप ये बताओ कि आपने साल भर में PL मतलब प्रॉफिट और लॉस फॉर ट्रांजेक्शन्स इन क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजेक्शन करके आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया साल भर में, आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज ऑन रिपोर्टिंग डेट मतलब होता है बैलेंस शीट डेट, ये अपने को पता है। तो बैलेंस शीट डेट पे या रिपोर्टिंग डेट पे, अगर हम लोग AS की लैंग्वेज या शेड्यूल 3 का लैंग्वेज की बात करें, तो रिपोर्टिंग डेट पे आपका क्रिप्टो करेंसी में कितना पैसा लगा हुआ है ये आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। एंड नंबर C, ये बड़ी मजेदार चीज है, एडवांसेस और लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपने कोई एडवांस या लोन लिया है तो आपको वो भी यहाँ पे सेपरेटली डिस्क्लोज करके बताना होगा। नंबर 14,
विलफुल डिफॉल्टर। तो बताओ विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? मतलब जो बोल सकते हैं कि पैसा खा के भाग गए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल अपने लेते विजय माल्या, ठीक है ना, विलफुल डिफॉल्टर। अब वेयर कंपनी, ये लोग क्या बोलते हैं, क्या मांगना चाहते हैं विलफुल डिफॉल्टर का, सुन लो। वेयर कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर, और ऑब्वियसली कोई खुद को तो विलफुल डिफॉल्टर बोलेगा नहीं, तो कभी किसी कंपनी को अगर विलफुल डिफॉल्टर बोल दिया गया, अभी कौन बोलता है? बाई एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कोई बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, अगर किसी बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगर आपकी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? डेट ऑफ डिक्लेरेशन, कि आपको कब भगोड़ा घोषित किया गया है, ठीक है ना। नंबर 2, डिटेल्स, और अपने भगोड़ा वाला ऐसा क्या काम किया, डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज विलफुल डिफॉल्टर। और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कितना अमाउंट का घपला किया है और किस तरीके का घपला किया। तो बैंक ने आपको क्यों घपलेबाज बोला या फिर विलफुल डिफॉल्टर बोला है, और उसका अमाउंट कितना का घपला आपने किया है, और डेट, ये आपने, आपको कब बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर बोला है। ये लोग चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स, अब जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये क्यों इन्होंने ऐड किया होगा। तो जो विजय माल्या है, अब विजय माल्या के बहुत, अभी विजय माल्या तो एक बहुत बड़ा नेशनल इशू हो गया या फिर इंटरनेशनल इशू हो गया बोल सकते हैं। तो बहुत ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है ना, जिनको पता नहीं होगा कि विजय माल्या भाग रहे थे इनिशियल स्टेज, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है कि अभी अभी वो भागा है, बैंक ने इसे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता कि भाई वो भगोड़ा है, बैंक ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया, तो लोग अभी भी क्या करते हैं, किंगफिशर का शेयर खरीदे जा रहे हैं। लेकिन लोगों को इस नुकसान से बचाने के लिए वो बोलते हैं कि आपको अपना बैलेंस शीट में, अपना नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप एक भगोड़े हो, ठीक है ना। तो खुद तो अपने आप को कोई भगोड़ा बोलेगा नहीं जब तक कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे डिक्लेयर नहीं कर देती। तो अगर डिक्लेयर हुआ है तो आपको ये सारी डिटेल्स वहां पे देनी है। नंबर 15, मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो अमेंडमेंट का पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर 8-9 पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया है, ये सर एडिशनल है। हो सकता है कहीं पे थ्योरी में या कोई नॉलेज पर्पज के लिए आपको देखना पड़ रहा है, आप स्पीड करके भी इसे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए। आपके में आपके नोट्स में ये सारा कुछ मिल जाएगा। रिलेशनशिप विथ स्ट्रक ऑफ कंपनीज। अब बोले कि स्ट्रक ऑफ कंपनीज कौन सी होती है? जिन्हें आरओसी एमसीए से स्ट्राइक ऑफ कर देती है, बोलते हैं अब हमारा रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ हो गया है। अब ये कंपनीज या तो रिटर्न नहीं लगाती है या फिर कुछ एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती है, तो कंप्लायंसेस वगैरह फाइल नहीं करने पे, रेगुलर जो इनका नॉर्म्स है, तो इन्हें स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए। तो ये पूछ रहे कि आपको बताना होगा स्ट्राइक ऑफ कंपनी का नाम बताओ। क्या ये हमारे बारे में बात कर रहा है? नहीं, उस स्ट्राइक ऑफ कंपनी का नाम बताओ जिनके साथ आपका कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विथ स्ट्राइक ऑफ कंपनीज। क्या आपका कोई स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के साथ कोई ट्रांजेक्शन होता है क्या? लोन्स, एडवांसेस, कोई इन्वेस्टमेंट आपने कुछ कर रखी हो, जो आप स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है लेकिन आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था, या आपने उसे कोई लोन दे रखा था, कोई डिपॉजिट दे रखा था, तो इस तरीके का आपको नेचर बताना होगा। उसके साथ आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या है, आप पाते हो या वो पाता है, या क्या आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसके साथ। एंड अगर आपका कोई रिलेशन है उसके साथ, तो आपको वो भी बताना है। स्ट्राइक ऑफ कंपनी का नाम, आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका नेचर, उसके साथ कितना अमाउंट का आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड रिलेशन विद द स्ट्राइक ऑफ कंपनी, डेबिट है तो डेबिट बताना होगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट बताना होगा। नंबर 16, और ये लोग क्या पूछते हैं, बोलते द कंपनी शैल गिव डिटेल्स। बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना आप लोग कि भैया इतना सारा अमेंडमेंट, इतना सारा कुछ नहीं है। ये नॉलेज पर्पस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में ये सब टेस्ट हुआ जाएगा। एग्जाम में जो टेस्ट होना था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द कंपनी शैल गिव डिटेल्स of any transaction not recorded in books but surrendered during आईटी असेसमेंट। कोई आपके ऊपर इनकम टैक्स का असेसमेंट हुआ हो, ठीक है ना, कोई सर्वे रेट कुछ हुआ हो, तो उस टाइम पे अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन्स, मतलब आपने कोई सामने एसेट बोला कि भाई देखो ये मेरा एसेट है, उन्होंने पकड़ लिया और आपके वो बुक्स में नहीं था, तो आपको उनका डिटेल्स देना होगा। एंड ऑल्सो डिस्क्लोज
whether it has properly recorded in books during the year. तो ऐसा कोई एसेट या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो आपने बुक्स में डिस्क्लोज नहीं किया था, जो आपने सरेंडर किया है इनकम टैक्स असेसमेंट के दौरान, और इस साल आपने उसे प्रॉपर्ली बुक्स में रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड करके रखी है तो आपको उसका डिटेल देना होगा। अब बताओ, बेनामी प्रॉपर्टी कौन डिस्क्लोज करता है? ये ऑब्वियसली वही डिस्क्लोज करेगा जिसका बेनामी प्रॉपर्टी आज के दिन बेनामी नहीं है। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है? जब कोई अपने स्टाफ के नाम पे, अपने पीएन के नाम पे, अपने क्लर्क के नाम पे, अपने अकाउंटेंट के नाम पे, अपने कुत्ते के नाम पे जब कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करके रख देता है, अपने नाम पे नहीं रख पाता क्योंकि उसके पास पक्के का पैसा नहीं था, तो कच्चे के पैसा से खरीद के उनके नाम पे रख लेता है, तो उसे बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। तो जब तक ये पकड़ा नहीं जाता है तब तक वो बेनामी ही रहता है, लेकिन जब इसे पकड़ लिया जाता है तो उनका डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करना है। If any proceedings are initiated under बेनामीज प्रॉपर्टी एक्ट 1988, तो आपके ऊपर अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए तभी आप बताओगे ना, नहीं तो आप तो खुद बताओगे थोड़ी कि मेरे पास बेनामी प्रॉपर्टी है। तो अगर आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है अंडर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988, देन फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड। क्या क्या डिटेल मांग रहे हैं? पहला, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का डिटेल बताओ भाई, अब तो पकड़े गए हो, तो अब पे प्रोसीडिंग चल रहा है, अब डिटेल बता दो, इंक्लूडिंग ईयर ऑफ एक्विजिशन। आपको एक्विजिशन के ईयर के साथ आपको बताना है कि आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स क्या है, कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, क्या है, उसकी अमाउंट भी बता दो कि कितने रुपए का प्रॉपर्टी है। डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब इसके आप अकेले मालिक हो या और भी कुछ आपके साझेदार हैं। नंबर 4, कि प्रॉपर्टी इज इन बुक्स, अगर प्रॉपर्टी को आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है तो कहाँ पे छुपा के बैठे हो। देन रेफरेंस टू आइटम इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में वो कहाँ छुपा हुआ है या फिर कहाँ पे आपने दिखा रखा है वो तो आपको बताना पड़ेगा। अगर वो पूरा पूरी आपका हुआ नहीं है या फिर आपने प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, अगर वो बुक्स में नहीं है तो क्यों नहीं है, द फैक्ट शैल बी स्टेटेड, तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी को आपने बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। क्लियर? नंबर 18, भैया और कितने, बस मैं खत्म करने वाला हूँ। शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। बस इसमें आपका, इसके बाद में आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट जो है या आईसीआई का जो बुक है उसमें से आपको मैं दिखा दूंगा कि ये जो चेंजेस हमने बात की थी कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि आप अपने बुक से रेफर करोगे ऑब्वियसली, अगर आपने नोट्स नहीं बना लिया तो अच्छी बात। वेयर कंपनी हैज नॉट यूज्ड द बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था उस पर्पस में अगर आपने यूज नहीं किया है तो बोल तो कंपनी शैल डिस्क्लोज दी डिटेल्स, डिटेल डिस्क्लोज करो कि आपने किस चीज के लिए लोन लिया था और कहाँ पे इस पैसा को फंसाया बैठे। ये था बैलेंस शीट से रिलेटेड। अब मैं आ जाता हूँ पीएल से रिलेटेड। पीएल में आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लिखते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या लिखते हैं ऑब्वियसली। नंबर 2 अदर इनकम, एंड जो टोटल होता था उसे हम लिख देते टोटल रेवेन्यू। अब आपको इसमें प्रॉब्लम होती होगी कि भैया ये रेवेन्यू है, ये इनकम है, लेकिन ये इन टोटल तो इनकम ही है, हम तो टोटल इनकम कर रहे हैं, तो इसे टोटल रेवेन्यू क्यों बोला जाए? तो ये जो प्रॉब्लम है ये इन्होंने सॉल्व कर दिया। अब इसे टोटल रेवेन्यू नहीं बोला जाता है, अब इसे बोला जाता है टोटल इनकम। तो मैंने एक सेपरेट जो आपको शेड्यूल 3 का एक अलग से भी पीडीएफ भेजा था, उसमें आप देखोगे मैंने इसे हाईलाइट करके रखा जो भी चीजें, तो टोटल इनकम अब इसे बुलाया गया है। ठीक है ना? एक और चीज है जो मैं आपको डायरेक्टली वहां से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आपको पीडीएफ में ले चलता हूँ जहाँ पे हम उसे देखने वाले हैं। ये 19 जो चेंजेस मैंने बात किया आपसे, और भी चेंजेस है जो उतने ज्यादा रिलेवेंट मुझे लगे नहीं, तो मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा। ये रहा आपका नया शेड्यूल 3। एक चेंज जो मैंने वहां पे नहीं दिखाया वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला, उस पे आ जाती हूँ।
Details upon the total, depending upon the total income of the company, the figures appearing in the financial statement, पहले यहाँ पे आपको दिखाई देता था may be rounded off. अब देख लो अपने मेरे बुक में भी आपको दिख जाएगा, और आपको पुराने बुक आपके पास है तो आपको दिख जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी द फिगर्स अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी राउंड आउट ऑफ लिखाता था। मतलब जैसे कि क्वेश्चन में कभी रहता था ना लैक्स में फिगर, थाउजेंड्स में फिगर, तो आप लोग उसे, आपका इच्छा था कि आप उसे नॉर्मल भी लिख सकते हो और आप उसे थाउजेंड्स और लैक्स में भी लिख सकते हो, लेकिन तब वो एडवाइजरी था, अब वो क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया। मतलब शैल बी राउंडेड ऑफ का मतलब है आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है तो आप उसे नियरेस्ट थाउजेंड, सॉरी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस या फिर डेसिमल्स में कर सकते हो, ठीक है ना। नियरेस्ट हंड्रेड, थाउजेंड, लैक्स, मिलियंस या डेसिमल, और ये शैल भी है, ये बात ध्यान रखो। और ये हमारे जो भी हमारे पास क्वेश्चन रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको ये जरूर इफेक्ट करेगा। और अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस, करोड़ और डेसिमल्स में उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहले मैं बोलता था कर सकते हैं, अब मैं बोलूंगा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैं वहां पे नंबर 18 या 19 करके लिख सकता था, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया मैंने। जो चेंजेस मैंने डिस्कस किया आप एक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप लोग, ट्रेड पेबल के अंदर आपको ये दो हेडिंग दिख रही होगी, ए और बी, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और अदर्स वाले, ये मैंने आपको नंबर 1 में दिखाया था। इसके बाद देख लो आप लोग, शेड्यूल 3 में कोई भी ऐसा हेडिंग नहीं है जो कि बाकी कई सारे टीचर्स दिखा रहे हैं कि पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, लेकिन वो लिखने से अच्छा रहता है, लेकिन ठीक है अभी तक शेड्यूल 3 में ये आया नहीं, तो मैं वो रिस्क नहीं लूंगा दिखाने का, क्योंकि हो सकता है भाई ऐसे ही बोले कि भाई आप अपना फॉर्मेट बना रहे हो, शेड्यूल 3 तो हम बना के देंगे या फिर कंपनी एक्ट बनाएगी, तो आप क्यों अपना फॉर्मेट बना रहे हो। तो देखो ए के अंदर जो पहले पीपीई हुआ करता था और उसके अंदर 1 2 3 4 हुआ करता था, वो चेंज हो गया। पीपीई बोल के कोई हेडिंग नहीं है, वो सब हेडिंग में आ गया पीपीई, फिर जो बाकी था वो सेम। तो टीपी जो हेडिंग हुआ करता था वो अब सब हेडिंग हो गया है, और जो टैंजिबल एसेट जो सब हेडिंग था वो अब हट चुका है। ये इसके बाद अगर मैं आपको और दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। शेयर कैपिटल के अंदर देखो, शेयर कैपिटल के अंदर अब ये लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रमोटर का डिटेल दो, सीरियल नंबर, प्रमोटर नेम, नेम, नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज एंड चेंज, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम बात करेंगे, ये देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आपको एक नई चीज दिखाई देगी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो कि पहले अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाता था, अब वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आता है। ये आपको एक चेंज ध्यान देना। ट्रेड पेबल के अंदर देखो इन्होंने एजिंग शेड्यूल मांगा है जो हमने बनाया था, एमएसएमई, अदर्स, डिस्प्यूटेड वाले, डिस्प्यूटेड वाले, एमएसएमई, डिस्प्यूटेड वाले, अदर, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाते हैं, अनडिस्प्यूटेड वाले, जो कि इन्होंने अभी मिस कर दिया है, अगले एडिशन में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो शेड्यूल 3 ईयर कभी ठीक कर लेंगे वापस, लेस देन 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3। नेक्स्ट जो हमने देखा था ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट में मैंने दो चीज आपको चेंज दिखाया कि अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर आपको कोई एसेट एक्वायर हुआ है या फिर आपको कोई रिवैल्यूएशन हुआ है मोर देन 10% ऑफ द कैरिंग अमाउंट, तो आपको डिस्क्लोज करना है। देख लो मैं दिखा देता हूँ, a reconciliation of the gross and net carrying amount of each class of the asset at the beginning and at the end of the reporting period showing addition, ये तो हम लोग पहले भी दिखाते थे, disposal ये पहले भी दिखाते थे, नया क्या आ गया, acquisitions through business combinations, तो इन्हें भी पता है कि इसे business combination बोलते हैं, तो business combination के थ्रू अगर आपका कोई acquisition हुआ है तो वो आपको additionally दिखाना है। अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, ये भी आपको दिखाना है, लेकिन सिर्फ तब if the change is 10% या मोर, 10% या उससे ज्यादा अगर चेंज हुआ है ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट से अगर 10% या उससे ज्यादा का रिवैल्यूएशन हुआ है तो ये आपको रिवैल्यूएशन वाला दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है अलग से। और एक्विजिशन अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू किया है तो वो अब नया डिस्क्लोजर आप पाएंगे, बाकी जो भी चीज था वो सब अभी भी सेम है। सेम चीज इंटेंजिबल के साथ भी है, देख लो ये रहा बिजनेस कॉम्बिनेशन और रिवैल्यूएशन वाला, इंटेंजिबल में भी है, मैंने आपको बता दिया था। CWIP वाला यहाँ पे नहीं है, लेकिन और मैं आगे दिखा दूंगा कहाँ पे है वो चीज। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एक चीज मैं और बताऊंगा, कैपिटल एडवांस जो पहले भी हुआ करता था वो अभी भी ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ से क्या हट गया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कैपिटल एडवांस मतलब क्या हो गया, किसी हमने कोई एसेट खरीदने के लिए एडवांस दिया है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है,
अभी भी कैपिटल एडवांस लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर ही आता है, क्योंकि एक तरीका का एडवांस है, सिंपल सा बात है। तो इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडवांस दिया है क्या हमने, या किसी को लोन दिया है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो इसे इन्होंने अब ठीक कर दिया। अदर नॉन करेंट एसेट के अंदर अब आपको दिखाई देगा, देख लो, अदर नॉन करेंट एसेट के अंदर आपको दिखाई देगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये एक चेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ट्रेड रिसीवेबल का जो एजिंग शेड्यूल उन्होंने मांगा है, अनडिस्प्यूटेड वाले, डिस्प्यूटेड वाले। अब क्या एमएसएमई और अदर्स का है क्या? नहीं। डेटर्स के केस में इन्होंने बोला है कि जो अच्छे वाले हैं और जो डाउटफुल वाले हैं। फिर से, जो अच्छे वाले हैं और डाउटफुल, वहां उन्होंने मांगा था एमएसएमई और अदर्स वाले। यहाँ पे इन्होंने एमएसएमई अदर्स का नहीं मांगा, इन्होंने बोले अच्छे वाले डाउटफुल वाले, अच्छे वाले डाउटफुल वाले, और अनडिस्प्यूटेड वाले, फिर डिस्प्यूटेड वाले। सेम तरीका। चेंज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लेस देन 1 ईयर नहीं मांगा, लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, ये दो कर दिया इन्होंने। और बाकी सब सेम है, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3 एंड 2। ठीक है ना। आगे हमने और क्या डिस्कशन किया है देख लेते हैं। हमने और आगे जो डिस्कशन है हमारा, काफी सारा और भी चेंजेस है जो हमें डिस्कस नहीं करना, इरेलेवेंट है मेरे एग्जाम के लिए। कैपिटल डब्ल्यूआईपी देख लो, क्या प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट्स टेम्परेली सस्पेंडेड, सेम, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3। ये आपके कैपिटल डब्ल्यूआईपी का आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि वो कितने प्रोग्रेस में है और कितने सस्पेंड हो रखे हैं। और अगर आपने उसका कॉस्ट को एक्सीड कर दिया है और या फिर उसका कंप्लीशन ओवर ड्यू है, तो आपको एडिशनल आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं कि आप और कितने टाइम लगाओगे भाई। प्रोजेक्ट 1 और ये प्रोजेक्ट 2 नीचे आना चाहिए था, प्रोजेक्ट 1 का, प्रोजेक्ट 2 का, कि भाई वो 1 साल के अंदर होने वाला है, एक या दो, 2 से 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल की जरूरत थी नहीं, इसलिए इन्होंने टोटल नहीं दिया। मैंने भी फॉर्मेट बनाते टाइम टोटल वहां पे नहीं डाला था, आज मैं आपको ध्यान दिया है। इसके बाद अगर हम चीज की बात करें, हमने सब डिस्कस कर लिया। बेनामी प्रॉपर्टी वाला, अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में आपका कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, तो आप उसका डिटेल बताओ, अमाउंट बताओ, बेनिफिशियरीज कौन कौन है, बुक्स में रिकॉर्ड है तो कहाँ पे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर कंपनी अगर कोई बोरिंग लिया है और अगर किसी और जगह पे यूज किया तो आपको बताना होगा। विलफुल डिफॉल्टर्स, विलफुल डिफॉल्टर बताना पड़ेगा कि अगर आपको बैंक ने या किसी भी लेंडर ने या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगर आपको भगोड़ा घोषित कर दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप भगोड़े कब से हो और आपने कितना अमाउंट लेके भागा है और किस तरीका से आपने किस अमाउंट लोन लिया था या क्या किया था, किस तरीका के आप भगोड़े हो, आपको बताना पड़ेगा। स्ट्राइक ऑफ कंपनी के साथ आपका कोई रिलेशन है तो आपको बताना होगा कि वो स्ट्राइक ऑफ कंपनी का नाम क्या है, उसका उसका नेचर क्या है, किस तरीका का आपका ट्रांजेक्शन है उसके साथ, इन्वेस्टमेंट आपने किया है या लोन आप दे रखे हो या किस तरीका का ट्रांजेक्शन है, बैलेंस क्या आउटस्टैंडिंग है आपका उनके साथ, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, लोन है तो लोन का बैलेंस, और उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। इसके बाद ये चार्ज वगैरह की बातें नहीं देखने से भी चलेगा। रेशियोज, ये ए होना चाहिए था, ये बी, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ये अगले बुक में ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। करंट रेशियो, डेट इक्विटी, डेट सर्विस, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंटरी टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर। ठीक है ना। फिर क्या, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको रेशियोज देने हैं। और इन्होंने यहीं पे बोला है कि अदर फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको देना है इफ द चेंज इन एनी रेशियो इज बाय मोर देन 25% एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल से अगर वो 25% से ज्यादा वेरिएशन है तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स का मैंने जो आपको बताया था वो पॉइंट है यहाँ पे। पीएल पे आ जाते हैं। पीएल पे देखो, इन्होंने पहले टोटल रेवेन्यू लिखते थे, अब इसे टोटल रेवेन्यू नहीं लिखा जाता है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया इसका टोटल इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिलके टोटल रेवेन्यू नहीं होता है, टोटल इनकम होता है। सिर्फ यही फॉर्मेट के अंदर चेंज है और कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस जो है मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है ना, जो छोटा मोटा जो चेंज है इसमें। सीएसआर का, जैसे आपको सीएसआर का डिटेल देना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर द कंपनी हैज कवर्ड अंडर सेक्शन 135, तो उनको सीएसआर का बताना है कि उन्होंने अमाउंट कितना स्पेंड करना था, एक्चुअल में कितना किया है, कितना शॉर्टफॉल है, टोटल ऑफ द प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, पिछले साल का कितना शॉर्टफॉल है, रीजन ऑफ शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ कैसा टाइप का आपने सीएसआर एक्टिविटी किया है। ठीक है ना। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कि आपने कोई अपने कोई रिलेटेड पार्टी वाले ट्रस्ट को कोई कंट्रीब्यूशन दिया है या नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर क्रिप्टो करेंसी का डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ये ऑब्वियसली पीएल के रिलेटेड था क्रिप्टो करेंसी वाला,
कि आपने कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है क्रिप्टो करेंसी से, कितना अभी आपका हेल्ड है, और नंबर सी डिपॉजिट्स और एडवांसेस, आपने अगर कोई लोन भी लेके रखा हुआ है तो क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी में पैसा लगाने के लिए, तो आपको वो भी अब डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया आपके साथ। ये इस पीडीएफ में जो आपको सबसे पहला पॉइंट मिलेगा वो है मैनेजरियल रेमुनरेशन। मैं शेड्यूल 3 कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि इस पीडीएफ से आपको कैसे अलग से पता चल जाएगा। और इस पीडीएफ को रेफर नहीं भी करोगे आप तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपने सारा डिटेल्स लिख लिया है तो आपको ये पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है। एमसीए ने एक नया मैनेजरियल रेमुनरेशन का क्राइटेरिया नोटिफाई किया है, लेकिन आईसीआई ने अभी भी अपने बुक में इसे नोटिफाई नहीं किया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि ये एमसीए ने नोटिफाई कर दिया है। हम पहले से पढ़ते थे कि मैनेजरियल पर्सन का रेमुनरेशन ये अभी भी सेम है, देख लो 60 लाख 84, ये आपको याद होगा। लेकिन इन्होंने अदर डायरेक्टर्स के केस में, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए भी इन्होंने रेमुनरेशन अब सेट कर दिया है, लेकिन आईसीआई ने अभी तक इसे नोटिफाई नहीं किया अपने बुक्स में, तो इसे आपको अभी भी ऐड नहीं करना है या फिर रीड नहीं करना है, आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस। इसके बाद मैंने वही फॉर्मेट दिया है, इसके अंदर जो भी चेंजेस है उसमें हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हो कि प्रोमोटर जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे अलग से लिस्टेड है। प्रोमोटर वाला इंपॉर्टेंट है, करंट मेच्योरिटीज वाला जो अब शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा वो इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल, पीपीई में जो आपको रिवैल्यूएशन वाला और जो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला दिखाना है वो इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रिसीवेबल वाला देख लो, लेस देन 6 मंथ्स टू 1 ईयर वाला इंपॉर्टेंट है। एडिशनल डिस्क्लोजर में इन्होंने क्या क्या लिख दिया, कैपिटल डब्ल्यूआईपी वाला जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, रेशियो जो है वो वाला, और टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो बेनामी प्रॉपर्टी टाइप का कुछ बात कर रहे हैं लोग। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चेंज है, जो टोटल रेवेन्यू लिखा जाता था उसे क्या लिखा जाएगा, टोटल इनकम। ठीक है ना, सीएसआर एक्टिविटी का आपको डिटेल्स देना है, क्रिप्टो करेंसीज वाला डिटेल देना है, और ये इनकम वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम को उसके हिसाब से कि 100 करोड़ से अगर आपका इनकम कम है तो आप नियरेस्ट पहले एक सेकंड, इसमें कुछ शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, एक सेकंड। ओके, हम कहाँ पे थे, Right, ये वाला। तो ये मे बी राउंडेड ऑफ जो हुआ करता था वो शैल बी राउंडेड ऑफ हो गया, हमने ये डिस्कस कर लिया। तो शेड्यूल 3 का इतना ही चेंजेस है जो मुझे डिस्कस करना था। और मुझे मुझे लगता है ये ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो मैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों को पता है कि कौन सा पीडीएफ रेफर करना है। ये पीडीएफ चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स अगर आपने बना लिया है। अगर आपके पास सितंबर 2021 का एडिशन बुक आया है या फिर वो रीप्रिंट हुआ था, मुझे आई गेस अक्टूबर 2021 के लिए, उस बुक में ऊपर भी लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर मई 2022, तो उसमें सारे चीज ऑलरेडी इंकॉर्पोरेटेड है, आपको बुक में मिल जाएगा। और अगर आपका ये पुराना बुक है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बुक में देखो आप लोग लिखा हुआ है, सॉरी आपको बुक ये नहीं दिख रहा है शायद, ये रहा, चलो आपको शायद ये नहीं दिखेगा, तो रिलेवेंट फॉर मई 2022 एग्जामिनेशन है। तो अगर ये आपके पास बुक है तो आपके बुक में ऑलरेडी आपको नोट्स मिल जाएगी, और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने ऑलरेडी आपसे पीडीएफ शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।